कैसे हैं आप लोग? ठीक है, कोई नहीं, कहीं बैठो। बैठने में क्या रखा है? चीजें तो ये हैं कि हम जितने अच्छे से समझ पाएं। क्या क्या आप लोगों ने अध्ययन किया है, एक बार आप लोग बताइए मुझे, जो लोग नए हैं बिल्कुल। और हमें तो ये लगता है कि किसी के एक दिन के जो डेमो से बहुत कुछ होता नहीं है, लेकिन एक जो है मानक, तो आप लोग जो रनिंग क्लास होती है वही सबसे अच्छी होती है। किसी भी नए टॉपिक पे कोई समझा दे उससे नहीं मतलब है, मतलब ये है कि हम कैसे पढ़ें। मैं थोड़ा सा आपको अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम जो प्रतीक सिंह है और मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में कई साल अध्यापन कार्य किया है, प्लस यहाँ के भी बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जहाँ मैंने पढ़ाया है। ये संस्थान हमारे निर्देशन में भी चलता है और ये प्रयास किया जाता है कि अच्छी से अच्छी बातें आपको समझाई जाएं। आप जानते हैं कि हर जो जो बात है वो स्टार्टिंग से ही शुरू होती है। कोई भी चीज़ शुरू होती है तो बहुत आरंभिक स्तर से ही शुरू होती है। आज जो कुछ भी रिजल्ट है वैसे ही, जैसे आज आप लोग बैठे हैं ना, ऐसे ही रिजल्ट भी आए हैं लोगों के पास। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती है वैसे वैसे अध्यापक का ध्यान बच्चों से दूर हो जाता है। इसीलिए यहाँ एक प्रयास ये हमने रखा है कि कम बच्चों के साथ एक अच्छा विकल्प रखा जाए कि हाँ, आप रिजल्ट वास्तव में चाहते हैं तो कुछ चीज़ें हैं, उन चीज़ों को आपको मानना पड़ेगा। हमारा प्रयास वही रहता है कि हम क्या ऐसा करें कि आप भीड़ से हटकर, जैसे अभी एक जो बच्ची आई थी वो संस्कृति में पढ़ रही है, किसी भी संस्थान में कोई पढ़ता हो, हमारी सोच क्या है? हमारी सोच ये है कि हम किसी बहुत बड़े ब्रांड में पढ़ें, लेकिन ब्रांड आपका सिलेक्शन कभी नहीं कराता। आज हम थोड़ा सा आपको ब्रीफ करेंगे कि कुछ बातों से, जिससे आपको एक अच्छी समझ बनाने का तरीका मिले। मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, इसके अलावा हिंदी साहित्य ऑप्शनल पढ़ाता हूँ। तो हिस्ट्री को कैसे पढ़ें, एक अप्रोच क्या हो, इससे आप आकलन कर पाएंगे कि अभी आप क्या कर रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए। हम सब ये जानते हैं कि नहीं, ये नोट्स ले लो, वो नोट्स ले लो, ऐसे ले लो, इसको पढ़ लो, यही सब हमको तो यही पता है ना। हम पहले ये देखते हैं कि ऐसा संस्थान जहां सारा मटेरियल दे देते हो, लेकिन मैं कहता हूं कि आप यहां पर मटेरियल की भागदौड़ से दूर होइए, अपनी समझ बनाइए। समझ कैसे बनेगी? अगर हम पूरे इतिहास की बात करें तो इतिहास में आपकी समझ कैसे बनेगी? एक सेकंड में आपको समझाता हूं। समझ बनेगी जब आप पहले तो मूल पाठ्य पुस्तक पढ़ें। इसका मतलब यह है एनसीईआरटी पढ़ें। मैं आपको बता रहा हूं, इसके साथ ही जो सिद्ध भी कर दूंगा, और इसके साथ एक बेस बुक अगर आप पढ़ पाए तो। मूल पाठ्य पुस्तक और एक बेस बुक, क्योंकि अगर आप इतिहास को देखें तो लगभग 17 से 18 प्रश्न हर साल इतिहास से पूछे जा रहे हैं। तो 18% का वेटेज तो है ही। अगर 18% का वेटेज है तो हमें इसके लिए अपना प्रयास भी करना पड़ेगा। और वो प्रयास कैसा हो? वो प्रयास सही दिशा में हो, सही तरीके से हो। हम क्या करते हैं, पूरा इतिहास एक है। पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा, हिस्ट्री को अलग अलग जो बांटा गया है वो केवल अध्ययन की सुविधा के लिए बांटा गया है, ना कि कोई अलगाव है। आपको अगर एंशिएंट की अच्छी समझ होगी तो आप मॉडर्न से भी उसकी तुलना कर सकते हैं। आपको मध्यकाल के इतिहास की समझ होगी तो आप उसको एंशिएंट से तुलना कर सकते हैं। अगर आपको आधुनिक भारत के इतिहास की समझ होगी तो आप विश्व इतिहास से उसकी तुलना कर सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतिहास विषय में आपस में एक जुड़ाव है, और वो जुड़ाव इतना गहरा है कि अगर हमने उसकी किसी भी पायदान को जंप किया तो आंसर लिखने में वो बिखराव आ जाएगा। इसलिए मैं पहला प्रयास ये करता हूं कि आप एक
नोट्स के चक्कर में मत पड़िए। मैं तो ये कहता हूं एनसीईआरटी और एक एक बुक हर चीज पे आपको पढ़ना पड़ेगा। यहां लोग कहते हैं एनसीईआरटी भी हम पढ़ाते हैं, मैं कहता हूं एनसीईआरटी खुद से पढ़नी चाहिए। आप 11th-12th का खुद से भी नहीं पढ़ेंगे, आप आईएएस बनना चाहते हैं, क्या मजाक चल रहा है भाई। पढ़िए, आपको नहीं समझ में आता है तो शिक्षक तो है ही, और अगर आपको पढ़ना ही नहीं है तो उसके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आप सोचिए कि यहां के मटेरियल से सिलेक्शन हो तो हम तो कहीं का मटेरियल ले लें, आईएएस हो जाएंगे। बच्चा बैग टांगता है तो सोचता है मैं आईएएस हो गया, लेकिन ऐसा है नहीं। कुछ चीजें बड़ी हसीन लगती हैं लेकिन हसीन होती नहीं है। तो यहां आपको उस सपने से बाहर निकल के एक वास्तविक धरातल पे सोचना होगा कि हम क्या करें। इसी के लिए एक मैं आपके सामने थोड़ा सा कुछ जो फिगर लेकर आया हूं, जिस तरीके से आपको काम करना होगा। जैसे अगर हम बात करें हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में अगर हमने देखा तो हमें सबसे पहले मूल पाठ्य पुस्तक पढ़नी होगी। अगर हम बात करते हैं इसमें तो हम देखें तो हमें 3 बातों की समझ होनी चाहिए। एक तो हमारा जो पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम जिसको कहते हैं सिलेबस, कि सिलेबस हमारा क्या है। दूसरा हमें देखना होगा ट्रेंड क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है ना, कि ट्रेंड क्या है, कौन सा ट्रेंड है, कहां से जो क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा हमको देखना होगा कि हम कौन सा स्रोत रखें, स्रोत हम कहां से पढ़ें, स्रोत क्या रखें। 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण। कोई भी चीज आप पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, इकोलॉजी पढ़िए, एनवायरमेंट पढ़िए, जो कुछ भी पढ़िए, इसी तरीके से अगर सफल होना चाहते हो तो सबसे पहले आपका बाइबिल है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम को समझिए, उसके साथ फिर समझिए ट्रेंड क्या है। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा PYQ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और जब हम इसे देखेंगे तब हमको समझ में आएगा कि क्या क्या करें हम। हिस्से क्या क्या होते हैं अगर हम बात करें तो आपको प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना है, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना है। प्राचीन भारत के इतिहास में अगर आप देखें तो बहुत सारे काल आएंगे। पाषाण काल, उसके बाद देखेंगे हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, है ना। वैदिक सभ्यता के बाद भी आप देखेंगे कि धीरे धीरे कैसे राज्य बने, कैसे जनपद बने, कैसे महाजनपद बने, जो बुद्ध का काल आया, है ना। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि कैसे मौर्यों का काल आया, फिर आप देखते हैं कि कैसे मौर्योत्तर काल आया, फिर आप देखते हैं कि कैसे जो गुप्तों का काल आया। गुप्तों के बाद फिर वहीं से पूर्व मध्यकाल की शुरुआत हो जाती है। अब आप एक बात समझिए कि यहां पर प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसको हम कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं। हिस्से क्या हो सकते हैं, आपको मोटे तौर पर यहां पर 10 हिस्से पढ़ने हैं प्राचीन भारत के इतिहास में, 10 टॉपिक पढ़ने हैं, जिसमें आप पाषाण काल से शुरुआत करके हम अगर हम देखें तो गुप्तोत्तर काल पे जा सकते हैं। लगभग 10 से ज्यादा टॉपिक आपको यहां पर मिलेंगे, उन्हीं को आपको पढ़ना है। एक बात समझना कि जो भी टॉपिक हम पढ़ते हैं वो टॉपिक एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं, क्योंकि इतिहास का नाम है निरंतरता और परिवर्तन की कहानी, ना कि तथ्यों का संग्रह। मोटे तौर पे लोग क्या सोचते हैं, हाई स्कूल इंटर में जब लोग पढ़ते हैं ये डेट, इतिहास वो है ही नहीं। इतिहास है जो कुछ बदला है, जो कुछ हम देख रहे हैं
और क्या बदलाव हो सकता है, अतीत में कौन सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनका क्या रिजल्ट आया है, और अगर वर्तमान में वैसी घटना आई तो क्या रिजल्ट आ सकता है। तो इतिहास वो लिटमस पेपर है जिस पर हम आकलन करते हैं कि क्या क्या हुआ। अतीत से सीख कर वर्तमान को संवारने की बात है इतिहास। क्या समझ पाए? यह है इतिहास। अब इतिहास में बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले पत्थरों से मानव आया, धरती बनी, वो तो भौगोलिक कारण है। तमाम चीजें, पहले ये आग का गोला थी, फिर ठंडी हुई, फिर आया जल, आप सब खूब कहानी पढ़ते होंगे। फिर उसमें बहुत सारी ये भी कहानियां हैं कि जो बाइबल में आता है कि ई वाई और ऐसे हुआ, जो जो आपके जो मनु हैं या शत्रुपा से फिर धरती बनी। लेकिन धरती बनने के बाद क्या हुआ, मानव के आने के बाद क्या हुआ? रूसो कहता है कि हमको प्रकृति ने स्वतंत्र पैदा किया है, लेकिन हम हर जगह जंजीरों से जकड़े हुए हैं। क्या है? हर जगह जकड़े हुए हैं। क्यों जकड़े हुए हैं? क्योंकि जैसे जैसे हम समझदार होते हैं हमें यह पता चल जाता है कि अपने भाई का शोषण कैसे करना है। पहले हमें नहीं पता था। तो आदिम समाज की जो अवस्था है, उस समाज में सब कुछ समानता पर आधारित था। व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था। कई लाख वर्ष पहले की बात हम कर रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि लगभग 20 लाख वर्ष से लेकर 3000 ईसा पूर्व का जो समय है, ये पाषाण काल का समय है वैश्विक संदर्भ में। ठीक है। भारत के संदर्भ में बात करें तो 3 लाख ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व का ही समय है भारत के संदर्भ में भी। और एक बात यह भी समझना पड़ेगा कि इस समय में मानव ने क्या क्या बड़े परिवर्तन किए। सबसे पहले उसने अपने आप को जीवन की रक्षा के लिए ऐसे स्थान की खोज की जहां जल हो, जहां उसकी आवश्यकताएं पूरी हो सकें, वहां वो रहेगा। अपने आप को बचाए रखने के लिए वो गुफाओं में रहेगा। जानवरों से वो अपनी रक्षा करने के लिए एक साथ एकजुट होकर रहेगा। उनका शिकार करने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करेगा। फिर धीरे 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 मध्य पाषाण काल, जहां पत्थर के औजार छोटे, मानव की बुद्धि थोड़ी बढ़ी। फिर नवपाषाण काल, एग्रीकल्चर। फिर धीरे धीरे उत्पादन की प्रक्रिया बढ़ती गई, और उत्पादन की प्रक्रिया जब भी बढ़ेगी तो एक नई व्यवस्था खड़ी होगी, और जब नई व्यवस्था खड़ी होगी तभी कोई भी अर्थव्यवस्था, कोई भी सिस्टम हो, वो हमेशा सरप्लस पे चलता है, अधिशेष पे चलता है। अधिशेष क्या है? अधिशेष जो हमारे खाने के बाद, जब हम गांव में देखते होंगे कि खेती करते हैं तो अनाज बच जाता है तो उसको बेच देते हैं लोग, और जब तक अधिशेष नहीं निकलेगा तब तक नगरीकरण हो ही नहीं सकता। इसीलिए आप देखेंगे आगे चल के सिंधु घाटी सभ्यता डेवलप हुई। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में भी बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। अचानक एक नगरीय सभ्यता जो 2350 से 1750 के बीच में आपको दिखाई देती है, वो डिक्लाइन करने लगती है। इसीलिए यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछता है। यूपीएससी प्रश्न आपसे ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के कारण बताइए, ये सब पिक्चर बात की है, ये सब हो चुका। वो पूछेगा कि आज के वर्तमान नगरीकरण में सिंधु घाटी सभ्यता से हम क्या इनपुट ले सकते हैं। अब जब प्रश्न आता है तो फिर दिमाग उड़ जाता है कि बताइए, ऐसे ही पूछता है, इतना नाइंसाफी यूपीएससी करता है। यूपीएससी नाइंसाफी नहीं करता, वो आपकी समझ को देखना चाहता है। मैं ये प्रयास करता हूं कि आपका बोध बने। मैं कभी भी बहुत ज्यादा पढ़ाने या विद्वान बनाने पे प्रयास नहीं रहता है कि बहुत तथ्य दे दूं और ये दूं, नहीं। समझ बने और आप लिख पाए।
इतनी बात मैं कहना चाहता हूं कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक पे हो कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या ऐसे मूल्य हैं जिन्हें आज वर्तमान के नगरीकरण में लिया जाना चाहिए। क्या ऐसे मूल्य, यही तो प्रश्न था। आसान करके देखो। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे वो बहुत व्यवस्थित एक पिरामिड आकार पर बसाए गए थे, शतरंजनुमा, चेस के तरह से। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, 90 डिग्री का कोण बनता था। नालियां थी, ढकी हुई थी, मेन नाली थी, पानी पीछे निकलता था। आज हमारे यहाँ का सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम इतना खराब है कि मुखर्जी नगर में आ जाए बारिश तो पूरा मुखर्जी नगर डूब जाता है। डूबता ही नहीं डूबता। ये सीख सकते हैं ड्रेनेज सिस्टम। और क्या सीख सकते हैं कि हम ये भी सीख सकते हैं कि वहां पर हर चीज का एक सिस्टम था। बाजार लगने के लिए एक व्यवस्था थी, जो चबूतरे थे उसी पे मार्केट लगती थी। आज हर जगह मार्केट है, अनियोजित हैं हम, अनप्लान्ड हैं, हर जगह स्लम बस्तियां हैं। जब इतने व्यवस्थित लोग नहीं बचे तो आप इतने अव्यवस्थित होकर कैसे बचेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगरीकरण है वो हमें कई तरह की सीख देता है, कई तरह के इनपुट देता है। इसके बाद और क्या समझते हैं आप ये भी समझेंगे कि वहां पर अपने नेचर का अत्यधिक दोहन किया गया था। एक नई रिसर्च आई है इसरो की, जिसमें यह बताया गया है कि उस समय जो सभ्यता का विनाश हुआ उसके पीछे उन लोगों ने अत्यधिक जल का दोहन, अत्यधिक अपने संसाधन का दोहन इतना ज्यादा कर लिया कि नदियों ने मार्ग बदल दिया, वनस्पतियां समाप्त हो गई। तो जब भी ये होगा तब तब जोशीमठ दबेगा। दब रहा है ना जोशीमठ, लोग कह रहे हैं कि दब रहा है दब रहा है। एक दिन ऐसा होगा कि सब दब जाएंगे। हम मान तो रहे नहीं हैं, हम हर जगह बैठते हैं कि पेरिस कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे, यहां बैठते हैं, अमेरिका भी शामिल हुआ, फिर कहा नहीं हम नहीं करते। एक सीरियस जो अप्रोच होना चाहिए वो अप्रोच नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसीलिए जब आप पढ़ें तो सीखने का प्रयास करें कि कहां क्या है जो सीखा जाए। यूपीएससी में प्रश्न कहां से आपको, एक तो आपको दिखाई देगा संस्कृति, कल्चर, दूसरा समाज, और तीसरा अर्थव्यवस्था। ये तीन चीज हमें समझनी है किसी भी टॉपिक पे। कुछ भी पढ़ते हो, जो भी तुम्हारा अप्रोच हो, इस तीन चीज पे अपना स्थान रखो बनाकर। संस्कृति कैसी है आपकी, आज आर्ट एंड कल्चर सिलेबस में आपके जोड़ा गया है, ऐसे तो जोड़ा नहीं गया होगा, कुछ तो बात होगी। हम अपने संस्कृति को बहुत हल्के में लेते हैं। भारत के आदमी से पूछिए तो कह रहे क्या है यहां पे, वही सपेरोग देश। हमको यही बताया गया कि भारत सपेरोग देश है, यहां कोई संस्कृति नहीं है, अजायब घर है, यहां अलग अलग धर्म है, अजायब घर की तरह चलता है। ऐसा नहीं है, भारत भारत है। दुनिया के जितने धर्म हैं वो यहीं से उपजे, यहीं की फिलॉसफी आपको हर धर्म में दिखाई देगी। अगर आप भगवत गीता उठाएं, भगवत गीता में सारे धर्म ग्रंथ अपने आप समाहित हो जाएंगे, जैसे कि समुद्र में चले गए हो। इतनी बड़ी बड़ी फिलॉसफी है। गीता में एक भी जगह हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं है। 5200 साल पहले गीता लिखी गई वेद व्यास के द्वारा। आप समझ रहे हैं, दुनिया में कुछ था ही नहीं, सब कबीले की तरह घूम रहे थे। तब आप सिविलाइज थे। आज पूरी दुनिया अपने आप को बहुत ऊपर मानती है और आप अच्छी स्थिति में नहीं। क्यों? क्योंकि आपको अपनी संस्कृति की समझ नहीं है। इसीलिए जो बुद्धिजीवी हैं उन्होंने ये कहा कि संस्कृति की समझ होनी चाहिए। आपके देश का राष्ट्रीय आंदोलन भी संस्कृति की समझ से ही उपजा है। मैं थोड़ी अलग अलग बातें बताऊंगा, अलग अलग उस पे, तो ये तुमको समझ में आए कि हाँ क्या चीज कहां से जुड़ी है। संस्कृति जो है
वो अगर आप अच्छा नहीं अपनी मानोगे तो आप अपने लिए क्यों संघर्ष करोगे? आप तो दूसरे की चीज को अडॉप्ट कर लोगे, क्योंकि दूसरे की हर चीज हमें आकर्षित करती है, हमें लुभाती है। अंग्रेज जब आए तो पहले उन्होंने आकर्षित किया हमें। क्या किया? आकर्षित किया। आकर्षण का भी ला है, आप बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं। खूब सोने के सिक्के फेंके। अलीवर्दी ने कहा, अलीवर्दी खां था जो बंगाल का नवाब, उसने कहा ये बहुत अच्छे लोग हैं, ये ऐसे मधुमक्खी की तरह से हैं, ये केवल हमें शहद देंगे अगर इन्हें छेड़ोगे नहीं तो, और छेड़ोगे तो ये काट काट के मार देंगे, तो इनको छेड़ो मत, इनसे पैसा लेते रहो। तो आप देखेंगे कि यहां जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने पहला काम यह किया कि भारत के अतीत को मार दो। मतलब भारत का जो अतीत है, प्राचीन भारत को पता ही नहीं चले कि तुम कौन हो, तुमने क्या किया, तुम्हारा क्या इतिहास था, मार दिया जाए उसे। और जब मार दिया जाएगा तो तुम कुछ नहीं समझ पाओगे कि तुम क्या थे। तुमको ये लगेगा कि हम ऐसे ही थे, और ऐसी बातों को रखा जाए जहां आप दूसरे के गुलाम रहे हो। इसीलिए अंग्रेजों ने जब यहां आए तो उन्होंने कहा आप तो सिकंदर के भी गुलाम थे, वो तो यूनान से ही आया था, हम भी वही लोग हैं, तो हमारे आने पे इतना तुम क्यों बुरा मानते हो। दूसरा काम किया मैकाले ने, कहा यहां कुछ है ही नहीं, यहां का सारा ज्ञान, सारा साहित्य, सब कुछ कूड़े का ढेर है। क्या है? कूड़े का ढेर है। अगर आप किसी चीज को हटाएंगे नहीं तो अपनी चीज स्थापित नहीं होगी। कूड़े का ढेर है। उसने कहा कि भारत और अरब संसार के पूरा ज्ञान यूरोप के 2 अलमारियों के, मतलब वहां के अलमारी के सेल्फ के 2 सेल्फ के बराबर भी नहीं है। मतलब हमारे पुस्तकालय का 2 सेल्फ आपका पूरा भारत और अरब का ज्ञान हल्का है उसके सामने। यह है भारत की संस्कृति। फिर उसके बाद धीरे धीरे शिक्षा जब बढ़ी तब लोगों ने यह किया कि भाई हमारी संस्कृति वास्तव में इतनी खराब है क्या? तब आपने अपनी संस्कृति को देखना शुरू किया। फिर आप 600 BC में देख रहे थे कि भगवान बुद्ध के समय में भारत में गणराज्य का सिस्टम है। दुनिया में 1789 में गणराज्य आता है फ्रांस में, आपके यहां 600 BC में ही गणराज्य है। 7000 लोगों की एक परिषद बैठकर लिच्छवी गणराज्य चलाती है। RS शर्मा में है, आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। DN झा ने भी अपनी बुक में लिखा है गणराज्य पे खूब अच्छे तरीके से। अब जब आपको यह पता चले कि आप इतने महान हैं तो फिर आपके अंदर उत्साह आएगा कि नहीं आएगा? इसीलिए हम इतिहास पढ़ते हैं। अब लोग इतिहास क्यों पढ़ते हैं? सिलेबस में। आप सिलेबस के लिए मत पढ़ो, आप एक जो प्रशासक बनने वाले हो, आपको पता होना चाहिए कि आपकी हिस्ट्री क्या है, आपकी ज्योग्राफी क्या है, आपकी इकोनॉमी क्या है। क्योंकि कल आप जब बैठोगे कहीं किसी मंत्रालय में तो आपको निर्णय लेने हैं। निर्णय हवा में तो लोगे नहीं, क्या हवा में ले लोगे? इसलिए अध्ययन गहराई से। नोट सोर्स का जो चक्कर है उसको अपने दिमाग से निकाल दो। एनसीईआरटी और बुक्स, और उसी को बार बार पढ़ना है। एक ही बुक को 3-4 बार, एनसीईआरटी को कई बार। हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट में इंटरव्यू देने वाले लोग भी हिस्ट्री की एनसीईआरटी कई बार पढ़ के तब इंटरव्यू देने जाते हैं। समझ में आया? कोई नहीं बताने वाला, कोई तुमको बताएगा ही नहीं, कहेगा हमारा वाला पढ़िए, इतना बढ़िया हमने नोट्स बनवाया कि इसके समान कोई है ही नहीं। हमारा प्रयास ये है कि आपके दिमाग में वो बात रख दी जाए कि इससे होगा और यही करना है हमें, और अगर ये नहीं करेंगे तो बड़े बड़े नाम और फीके पकवान वही होगा आपका। समझाते तो हम सबको ही है। यहां अगर आप देखें तो भारत के इतिहास में भी यही हुआ। जब हमने अतीत का अपने सागर मंथन किया तो अमृत निकलने लगा। हमको ये पता चला कि भारत में गणराज्य था, भारत में अशोक जैसा महान शासक था, भारत में समुद्रगुप्त जैसा शासक था। लोग कहते हैं कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था।
क्या गलत धारणाएं देते हैं आप। नेपोलियन हार गया वाटरलू के युद्ध में, हारा था कि नहीं हारा था? गधे पे बिठा के उसको भेजा गया था सेंट हेलेना में, लेकिन समुद्रगुप्त कभी हारा नहीं। जितनी लड़ाइयां लड़ी सब में विजेता रहा। उत्तर से लेकर दक्षिण तक समुद्रगुप्त लिच्छवी दौहित्र के नाम से जाना गया। समुद्रगुप्त, अब आपको ये कोई बता दे तब आपको अपने अतीत पर गर्व होगा, लेकिन ये तो नहीं बताता है। ये इसलिए नहीं बताते कि आप उत्साहित हो जाएंगे तो आजादी की लड़ाई लड़ने लग जाएंगे। अंग्रेज ये चाहते नहीं थे। जितने देर तक सोए रहो उतना ही अच्छा है। वो शिक्षा भी केवल इसलिए देना चाहते थे कि आप बाबू बन जाओ, क्लर्क, रंग रूप से भारतीय हो लेकिन अंदर से अंग्रेज बनो। इसीलिए यहां पर अंग्रेजियत को प्रोत्साहन दिया गया। मैकाले ने आपके ही देश में आपकी ही भाषा, अब उसको कोई नहीं पढ़ रहा है। कितनी बड़ी विडंबना है। पूरे यूरोप में आप चले जाइए, जर्मनी में चले जाइए, फ्रांस में चले जाइए, कहीं भी अपनी भाषा के साथ समझौता नहीं है। भारत की मानसिकता बदल चुकी है। हम इतने 200 साल अंग्रेजों के गुलाम रहे, हमें यह समझ में नहीं आता कि अपनी संस्कृति के प्रति हमारा क्या रुख होना चाहिए। कोई भाषा खराब नहीं, अंग्रेजी आपको आ जाए, फ्रेंच आपको आ जाए, जर्मन आपको आ जाए, कोई समस्या नहीं, लेकिन आपकी भाषा की शर्त पे ना आए। आपको सारी भाषाएं आनी चाहिए। राजा राम मोहन राय को भी 11 भाषाएं आती थी। बहुत सारे विद्वान भारत में हुए, एक दो भाषा की बात ही नहीं, बहुत सारी भाषाएं, हिब्रू उब्रू सब जानते थे वो। तो हमें अपनी संस्कृति को समझना पड़ेगा। इसलिए संस्कृति, कोई भी टॉपिक हम पढ़ें तो उस समय के विश्वास क्या थे, दर्शन क्या था, लोगों के जीवन में रहन सहन क्या था, है ना, ये सारी चीजें, समाज, वर्ण व्यवस्था कैसी थी, अगर थी तो क्या थी, या जो महिलाओं की स्थिति कैसी थी, है ना, किस तरीके का समाज था, पितृसत्तात्मक था कि मातृ सत्तात्मक था, आम जनता की स्थिति कैसी थी, अर्थव्यवस्था का मॉडल क्या था, प्रारूप क्या था, इस पे समझ बनानी होगी। और जब हम इस पे समझ बनाएंगे तब जाके हमारी एक बात आएगी कि नहीं, हम इस तरीके से पढ़ें और ये काम करें। तो यहां अगर आप देखें तो आपको इसी तरीके से पढ़ना है कि जो प्राचीन भारत है वहां पर पाषाण काल से लेकर पूर्व मध्य काल। तो क्या आपको समझ में आया कि आपको कैसे पढ़ना है? मैं बीच बीच में रेफरेंस भी डाल रहा हूं कि आपको यह समझ में आए कि हां तरीका क्या होगा। तो अगर हम देखें तो प्राचीन भारत के इतिहास में हमें पाषाण काल से लेकर पूर्व मध्य काल तक पढ़ना है। पूर्व मध्य काल का मतलब हो गया 750 से लेकर 1200 तक का काल, या 1100 भी हम कहते हैं, कभी कभी 1191 भी कुछ लोग कहते हैं, 1191, 1192, ये पूर्व मध्य काल। यहां पर हमने 10 टॉपिक के आसपास अलग अलग हिस्से हम कर दें तो यहां पे सारे टॉपिक्स इसी में समाहित हो जाएंगे। क्लियर? दूसरी बात, मध्यकाल। आपने यहां देखा पूर्व मध्यकाल को ही सामंतवाद भी कहते हैं, या इसको राजपूत काल भी कहते हैं। कहानी यहीं से शुरू होगी। ये जो सामंतवादी काल है इसमें एक स्ट्रक्चर सामने आपके आता है। ये राजा है, राजा के नीचे सामंत, 2 सामंत, फिर इसके नीचे भी सामंत, ये उप सामंत हो गए। अब ये आपस में लड़ते हैं,
ये कहते हैं कि हमारे यहाँ तुम शादी नहीं कर सकते, हम तुम्हारे यहाँ शादी नहीं कर पाएंगे। ये आपस में लड़ रहे हैं सामंत। राजा के पास यही सेना भी भेजते हैं, इन्हीं की सेना आती है, तब राजा युद्ध लड़ता है। अगर आप ये चीज देखोगे तो गुप्तों के ही काल में आपको दिखने लगेगी। महाराजा धीराज जैसी उपाधियां, इसका मतलब उसके नीचे भी राजा उजा रहते होंगे। तो यहां धीरे 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 जो भारत में नगर बन रहे थे, जो भारत में व्यवस्थाएं बनी थी, अगर आप देखेंगे तो 1000 ईस्वी में, 1000 ईसा पूर्व में अगर आप देखें तो पहला लोहे का जब भारत में प्रवेश हुआ तो पहला नगरीकरण माना गया। उसके पहले भी एक नगरीकरण हो चुका इंडस वैली में, तो वो दूसरे नगरीकरण के रूप में आप देखो। फिर तीसरा नगरीकरण आप देखोगे तो मध्यकाल में दिखाई देगा। जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना होगी तो इरफान हबीब ने बताया कि वहां से तीसरा नगरीकरण शुरू होता है। अब इस समय की स्थितियां क्या थी कि पूर्व मध्यकाल से अब हम एंशिएंट इंडिया को यहां से अब हम लिंक कर रहे हैं मध्यकाल से। ध्यान समझो, मैं इसीलिए आपको लिंकिंग बता रहा हूं कि लिंकिंग क्या है। मध्यकाल में आप देखेंगे कि राजाओं की या जो सामंत हैं उनकी स्थिति यह है कि वो आपस में ही संघर्षरत हैं। जाकी कन्या सुंदर देखी, तापे जाए धरी तलवार, ये माहौल वो है। सुंदर लड़की जहां जिस राजा के यहां है उसी पर लड़ाई हो गई। अगर आप देखेंगे तो पृथ्वीराज चौहान के साथ भी यही मामला था। चौहान साहब बहुत शक्तिशाली थे, एक मामला पड़ गया जो प्रेम का, तो संयुक्ता से उनको प्रेम था, चाहती वो भी थी, तो भगा ले आए। तो उनके पिता को ये सब बातें जो हैं, जो गढ़वाल वंश के शासक थे जिनके राज्य में बनारस आता था, उन्होंने कहा मैं इसका बदला लूंगा, और उन्होंने मोहम्मद गोरी को भारत में आमंत्रित किया। और यहीं से इतिहास की एक नई धारा फूटने के लिए तैयार थी। इसके पहले भी कई बार आक्रमण हो चुके थे। अगर आप देखेंगे तो लगभग 1017 से लेकर 1025 के बीच में कई आक्रमण महमूद गजनवी के भी हो चुके थे। 712 में दाहिर का भी एक आक्रमण हो चुका था। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे आक्रमण हो चुके थे। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हो चुका था, लेकिन एक मजबूत आक्रमण कब हुआ? 1191 में, जब मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, तराइन की पहली लड़ाई। और यहीं से मध्यकाल बनना, जिसके लिए अच्छा ये शब्द भी इतिहासकारों ने दिया है, क्योंकि मध्यकाल का मतलब होता है अंधकार का काल। जैसे यूरोप में आप देखेंगे तो मध्यकाल इसलिए भी कहा गया कि ये जो मुसलमानों का काल था तो अंधकार का काल था, लेकिन बाद में जब रिसर्च हुई तो ये भी अंधकार का काल नहीं है। बहुत सारी चीजें भारत में इस समय डेवलप हुई। भारत एक मजबूत शक्ति था। औरंगजेब के समय अंग्रेजों की हालत चूहे से भी बदतर थी। चूहे भी थोड़े मजबूत होंगे, अंग्रेज उतने हल्के थे। मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं, तथ्यों के साथ बता रहा हूं। एक बार औरंगजेब जो अंग्रेजों पे बहुत ज्यादा नाराज हुआ, उन्हें भागना पड़ा छोड़ छाड़ के सब, फिर माफी मांगनी पड़ी। शक्तिशाली शासक होते यहां तो अंग्रेज एकदम सफल ही नहीं हो पाते। एकता नहीं थी हमारे समाज में। तो यहां अगर हम देखें तो 1191 में जो तराइन की पहली लड़ाई हुई, वहां पृथ्वीराज चौहान जीता मोहम्मद गोरी से। लेकिन भारत में एक आदत है हीरो बनने की, हरा दिया कोई बात नहीं, छोड़ दिया जाने दो। लेकिन छोड़ने के बाद दो खतरे होते हैं। अगर व्यक्ति है कायदे का तो आएगा वापस जरूर, और जो एकदम डरपोक होगा तो वो आपको ऐसे भी समझना पड़ेगा कि वो आता ही नहीं। तो छोड़ दिया इन्होंने, फिर 1192 एक साल की तैयारी करके फिर आया। जैसे जब सुग्रीव एक बार भेजा गया था भगवान राम के द्वारा, तो जब वो पिट गया तो फिर भगवान ने कहा ऐसा मैं तुम लोगों में से किसी को
पहचान नहीं पाए कि कौन असली और कौन नकली, क्योंकि तुम दोनों एक जैसे दिखते हो। तो एक माला पहन के जाओ, फिर भी बहुत दिन लग गया सुग्रीव को जाने में। एक बार जब किसी से मारपीट हो जाती है और कोई व्यक्ति ज्यादा मजबूत हो जाता है तो फिर वहां जल्दी पहुंचता नहीं आदमी। लेकिन गोरी हारा नहीं, आया वापस। 92 में गोरी ने फिर से लड़ाई लड़ी, तराइन की दूसरी लड़ाई, और यहां गोरी का दांव बैठ गया। बहुत सारे इतिहासकार अलग अलग बात लिखते हैं। कोई कहता है उसको गजनी पकड़ के ले गया, कोई कहता है अंधा कर दिया, कोई कहता है कुछ कर दिया। लेकिन जो चंद्रबरदाई हैं, जो उसके आश्रित कवि थे, उन्होंने खूब बढ़ा चढ़ा के इस बात को लिखा है। उन्होंने कहा कि हुआ क्या, हमको और मेरे राजा जी को गोरी ले गया गजनी, वहां उसने हमारे राजा जी को अंधा कर दिया। फिर एक बार जब उनको दरबार में उपस्थित किया गया तो उसने कहा कि क्या तुम्हारे साथ व्यवहार हो। तो चंद्रबरदाई वहीं खड़ा था। चंद्रबरदाई ने कहा मैं एक बार बात करना चाहता हूं अपने शासक से, लेकिन हमारे शासक को धनुष और बाण दे दिया जाए। तो कहते हैं पृथ्वीराज चौहान भी शब्दभेदी बाण चलाते थे जो राजा दशरथ चलाते थे। अब कितनी सत्यता है देखो, ये बहुत सारी बातें। उसने दिया धनुष बाण। वहीं चंद्रबरदाई ने एक बात बोली, 12 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ए ते पे सुल्तान है मत चूको चौहान। और इतना ही कहना था कि पृथ्वीराज चौहान ने मारा बाण और मोहम्मद गोरी को लग गया। ये सारी कपोल कल्पना। कुल मिला के इतनी बात ये है कि इनको ले गए, ये हार गए, और यहां से एक नया एक समय शुरू होता है जिसको दिल्ली सल्तनत कहते हैं। ठीक है, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में अगर आप देखेंगे तो आपको 3 हिस्सों का अध्ययन करना है। एक तो दिल्ली सल्तनत एक से एक इसमें सूरमा है। कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक ने जब व्यवस्था संभाली तो फिर थोड़ी समस्याएं हो गई, फिर वो नहीं चल पाया। फिर उसका दामाद इल्तुतमिश, उसने जो है यहां अपने आप को स्थापित किया और वो आ गया दिल्ली। तो ऐबक को देखेंगे तो वो लाहौर को राजधानी रखता था, लेकिन इल्तुतमिश धीरे 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 उसने दिल्ली को एक कैपिटल के रूप में स्थापित किया, और कहते हैं कि वास्तविक संस्थापक यही था दिल्ली सल्तनत का। उसके बाद इल्तुतमिश के बाद एक महिला हुई जिसका मध्यकाल में बड़ा नाम है, वो इसकी पुत्री है रजिया। रजिया सुल्तान। ये अगर कोई लड़की होती तो उसमें बड़ा उत्साह उसको हो जाता। ये रजिया का बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि रजिया इसलिए सफल हो गई, केवल वो लड़की थी। अगर वो पुरुष होती तो एक बहुत बड़ा नाम होता उस समय। नहीं, फिर भी उसने बहुत संभाला। आपको पता है रजिया ने लाल कपड़े पहन के दिल्ली के लोगों से न्याय मांगा था, कहा मुझे न्याय चाहिए। उसके बाद वो शासिका बनी थी। वो पैंट शर्ट पहन के लगाती थी अपना दरबार। उस जमाने की बात है, ये हल्की बात नहीं है। आज के समय में भारत का समाज कैसा है, पितृसत्तात्मक। इसीलिए जितने अमीर वर्ग थे, अमीरों ने ही रजिया को मरवाया। बात समझिएगा। शासन सत्ता में पुरुषवादी सोच कैसे हावी है, ऐसे समझिए कि अगर कोई महिला अधिकारी ऊपर आ जाती है तो देखिए आप लोग खुद अधिकारी हो जाएंगे तो समस्या में आ जाएंगे, अनावश्यक समस्या में आ जाएंगे। अरे आप बोलते थे तो नहीं समस्या है, वो बोल रही तो समस्या है, क्योंकि आपने कभी सुना नहीं। हमने कभी सुना ही नहीं है, इसीलिए जब रजिया बोलने लगी तो लोगों ने सुना नहीं। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया जो समय का अमीर था, बहुत मजबूत अमीर था, लेकिन बाद में उसको भी मरवा दिया गया। हरियाणा के कैथल के पास उसकी कब्र है। लेकिन रजिया तो सो गई, लेकिन रजिया ने एक बात ये जरूर आम जनता को समझाया कि योग्यता के गुण सब में हो सकते हैं। योग्यता किसी ऐसा नहीं है कि किसी जो पुरुष के पास में रहेगी।
और उसके बाद आप देखेंगे तो एक व्यक्ति आता है जो महत्वपूर्ण है, बलबन। बलबन है बहुत निम्न कुल का, लेकिन वो राजा बन गया है, सुल्तान बन चुका है, तो उसने दिल्ली सल्तनत में राजत्व का जो रूप था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी बहुत मजबूत रूप नहीं बनाया था। सुल्तान को देख के कोई डरता ही नहीं था। रजिया की हालत आपने ये तो जो देखा ही। एक दल उस समय आया था, तुर्के चालीसा, 40 लोगों का एक दल था जो सबको नियंत्रित करता था। बलबन भी तुर्के चालीसा का ही सदस्य था, इसीलिए बलबन ने सबसे पहले जहां से सीढ़ी जिससे वो चढ़ के आया था उस सीढ़ी को काट दिया, तुर्के चालीसा को ही समाप्त कर दिया। कहा ऐसा है, न तुर्के चालीसा रहेगा न मेरा कोई विरोध करेगा। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि बलबन ने क्या ऐसा किया कि दिल्ली सल्तनत में जो सुल्तानों का जो माहौल था कमजोर हो गया था, बहुत मजबूत नहीं था, कोई सीरियस नहीं लेता था। तो उसने ये कहा कि मैं ईरान के आपसियाब वंश से हूं, मेरा संबंध ईरान के आपसियाब वंश से है। दरबार में उसने हंसना बंद कर दिया, दरबार में वो और सीरियस रहने लगा और अपने अंगरक्षकों से कहा कि तलवार म्यान में नहीं रखनी चाहिए, तलवार को निकाल के साथ चलो। शक्ति का घनघोर प्रदर्शन, लौह और रक्त की नीति बलबन ने चलाई। कहा लोहा और रक्त, तलवार है तो खून अभी उतार देंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा क्या होगा। और बलबन के समय से ही शक्ति का एक केंद्र आपको सुल्तान दिखाई देगा। अलाउद्दीन खिलजी में तो और दिखेगा, लेकिन वो जो परंपरा है वो यहीं से गई है आगे। इसी चीज को मैंने कहा कि निरंतरता और परिवर्तन। जब आप इतिहास को ऐसे पढ़ोगे, अच्छा ये जो बात मैं बता रहा हूं तो बहुत सालों का अध्ययन है, ऐसे नहीं निकलेगा। आप लेके भी आ जाओगे तब भी कुछ नहीं बता पाओगे। तरीका ये होना चाहिए कि बलबन को अगर आप देखें तो कैसे देखें, राजत्व के लिए देखें। उसने कहा जैसे मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं मेरा खून गर्म हो उठता है। वो खुद निम्न कुल का था, लेकिन अब चूंकि वो सुल्तान हो चुका, उसने कहा सुल्तान का कोई रिश्तेदार नहीं होता है। ये सारे नियम उसी ने बनाए थे, सुल्तान का कोई रिश्तेदार नहीं है। अपने पुत्र बुगरा खां को बुलाया, कहा है बुगरा खां तुम्हारे बारे में बहुत शिकायत मिल रही है। उसको भेज दिया बंगाल का शासक बना के, बंगाल में कोई विरोध हो गया, गया बलबन वहां, सबके सामने जो भी विरोधी थे सबको फांसी चढ़ा दिया खुला, और अपने पुत्र को बुलाया, कहा देखा अगले बार अगर आए तो तुम भी फांसी चढ़ जाओगे। वह ऐसा भागा कि अपने पिता के पास नहीं आए। यह स्थिति थी बलबन की। तो यहां आप देखेंगे राजत्व को धीरे धीरे मजबूत किया गया और दिल्ली सल्तनत फिर धीरे धीरे उठने लगी। और एक लंबा समय दिल्ली सल्तनत ने देखा, और इसमें लोदियों में एक शासक रहा, इब्राहिम लोदी। तो यहां अगर हम देखें दिल्ली सल्तनत में सबसे आखिरी कौन है? इब्राहिम लोदी। और स्टार्ट कहां से हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक। अंत कहां हो रहा है? इब्राहिम लोदी। चाचा इसके भी बड़े मक्कार थे, दौलत खां लोदी। कहा भतीजा बात ही नहीं सुनता है। वो पंजाब का शासक था दौलत खां लोदी। बाबर आके अफगानिस्तान के पास बैठा हुआ था कांधार में, उसके घर और समस्या चल रही थी फरगना में, कोई उसको पूछ ही नहीं रहा था। बाबर के पास ना अपना जो राज्य था, ना कोई जो व्यवस्था थी। क्या करता बाबर? बाबर को यह था पता कि भारत में पैसा बहुत है, क्योंकि कई आक्रमण हो चुके थे इसके पहले। अब बाबर को कुछ लोग इसलिए भी चाहते थे कि बाबर आ जाए और यहां
एक सिस्टम जो है हटा दे, फिर हम लोग आ जाएंगे, काबिज हो जाएंगे। जिसमें एक व्यक्ति था राणा सांगा, जो राजपूतों का शासक था। राणा सांगा ने भी बाबर को आमंत्रित किया था, दौलत खां ने भी बाबर को आमंत्रित किया था। और बाबर जब आया तो बाबर ने भारत में युद्ध की परंपरा जो थी उस पूरी परंपरा को ही बदल दिया। बाबर इसीलिए तो इतिहास में कुछ लोगों का नाम लिया जाता है। आप इतिहास पढ़ते हैं केवल इसलिए मत पढ़िए कि वो पर्सनालिटी ने क्या निर्णय लिया, ये इसलिए पढ़ते हैं इतिहास। अगर देखा जाए तो एक बात आपको एक बात ये भी जानकारी में होगी कि जिसके पास अधिक सेना होती है अक्सर युद्ध वही जीतता है। एक जो सामान्य सा नियम है। तो इब्राहिम लोदी के पास कितनी सेना थी? 1.5 लाख। बाबर के पास 10,000 केवल। देखने में ये लग रहा है बाबर को हारना ही है, कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो बाबर को बचा दे। फिर यहीं बाबर एक रणनीति इस्तेमाल करता है, स्ट्रेटजी से खेलता है, अपनी सेना के कई हिस्से कर देता है कि ये लगे कि सेना बहुत ज्यादा और एक हिस्सा इतनी तेजी से मारे कि आपको संभलने का मौका ही ना मिले। गुरिल्ला वॉर। बाबर था इसीलिए तो विजेता बना। 10,000 की सेना को तुगलमा युद्ध पद्धति से, तोपों का इस्तेमाल करके, खाइयों का इस्तेमाल करके, एक ऐसा सिस्टम कि हम तक कोई आ ही ना पाए और सेनापति को हाथाहाथ कर देना है, मार देना सीधे। जो टारगेट है धनुर्धर है हमारे पास। हड़कंप मच गया इब्राहिम लोदी की सेना में, संभाले नहीं संभाल रहे थे, हाथी अपने ही सेना को मारने लग गए। इतना कोहराम मचा दिया बाबर ने। इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में विजेता रहा। अब दौलत खां लोधी, राणा सांगा जो भारत के लोगों के, अब तो वापस चला जाएगा पैसा वैसा लूट के। बाबर ने बड़ी गरीबी देखी थी। बाबर अपने बाबरनामा में लिखता है तुर्की भाषा में, बहुत विद्वान व्यक्ति था बाबर, बहुत विद्वान, सब कुछ जानता था। बाबर ने बाबरनामा में लिखा, अगर आप देखेंगे तो बाबरनामा में वो लिखता है कि मुझे अब वो फरगना की फिर से गरीबी नहीं चाहिए। अरे यार, रेगिस्तान कौन चाहेगा वापस? भारत आए तो बहुत उसको अच्छा लगा। उसने लिखा अपने बाबरनामा में कि भारत में इस समय एक बहुत मजबूत शासक है कृष्णदेव राय, विजयनगर में। उसको उसने महत्वपूर्ण शासक लिखा, मजबूत शासक लिखा। और अगर आप देखें तो इस तरीके से चीजों को रखने का काम किया। फिर धीरे धीरे राणा सांगा से संघर्ष हुआ, जितने शक्तियां सबसे संघर्ष हुआ। और बाद में बाबर ने सारी शक्तियों को, चाहे वो अफगान हो, राजपूत हो या अन्य शक्तियां हो, सबको हरा के एक नया राजवंश स्थापित किया, मुगल राजवंश। ठीक है। तो यहां आप देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत, इसी बीच में आपको कुछ देखना पड़ेगा, क्षेत्रीय राज्य। क्षेत्रीय राज्य क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कई विद्रोह हुए थे, तो कई क्षेत्रीय राज्य भी बने थे। जो गुलाम वंश है वो तो दिल्ली सल्तनत के जो शासक हैं उनको कहा जाता है। यहां मैं ये कह रहा हूं कि मोहम्मद बिन तुगलक वंश जब आया तो तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक के समय कई विद्रोह होने लगे और कई विद्रोहों के बाद कई राज्य बने। जैसे अगर आप जानते हैं तो विजयनगर साम्राज्य भी इसी समय बना था। हरिहर और जो बुक्का थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के ही सेनापति के रूप में थे, जो बाद में, जिन्होंने इस्लाम स्वीकार किया था, लेकिन बाद में दक्षिण भारत में जाकर हिंदू धर्म को स्वीकार करके एक नए वंश की स्थापना करते हैं। समझ में आए? तो ये क्षेत्रीय राज्य, और इसके बाद क्षेत्रीय राज्यों के बाद फिर आता है मुगल राजवंश। तो
मध्यकाल में आपको यही पढ़ना है। क्या समझ बन पा रही है सिलेबस की कि नहीं? ये है मुगल राजवंश की तरह, इस तरह से पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? फिर आपको पढ़ना है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत को हम कैसे देखें? अगर हम देखना चाहें तो कुछ इतिहासकार अलग अलग समय रखते हैं। जैसे अगर आप बात करें तो कहीं कहीं आपको दिखाई देगा कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद से ही आधुनिक भारत की बात करते हैं। लेकिन जो इतिहासकार, एक ऐसे इतिहासकार हैं जिनका नाम है जदुनाथ सरकार, वो कहते हैं कि 1757 प्लासी की लड़ाई के बाद भारत में आधुनिकता की शुरुआत, आधुनिक जो शब्द है वो यहां से इस्तेमाल होना चाहिए। तो अगर हम बात करें आधुनिक भारत का मतलब ये है 1707 या कहीं कहीं 1757 से 1947 का जो इतिहास है उसे हम आधुनिक भारत का इतिहास कहते हैं। ओके, इसमें हम क्या क्या देखेंगे, कैसे कैसे देखेंगे? सबसे पहले हम इसमें अलग अलग हिस्से कर दें। हिस्से कैसे कर दें? तो मध्यकाल का समय क्या था? 1200 से लेकर 1707 या 1750। अगर हम मध्यकाल को यहीं पे अगर नोट करें तो मध्यकाल का समय क्या होगा? 1200 से हम कर दें, 1200 से लेकर 1750 या 1707। ओके, अब आधुनिक काल में ये समय है, इसके कई फेज हैं। पहला फेज आपको दिखाई देगा जिसको कहते हैं ब्रिटिश विजय। पहला फेज कब दिखाई देगा? ब्रिटिश विजय, अंग्रेजों की जो विजय हुई, ब्रिटिश विजय और उनकी नीतियां, पॉलिसीज, कि अंग्रेजों ने कैसे विजय किया, कौन कौन सी यहां पर नीतियां रखी, चाहे वो जो घेरे की नीति हो या सहायक संधि हो, चाहे वो हड़प नीति हो, जो भी नीतियां। तो यहां आप देखेंगे 1750 से 1857 तक का समय इसमें हम रखते हैं। और 1857 की जो महान क्रांति हुई, महान क्रांति ने अंग्रेजों को विवश कर दिया कि व्यवस्था बदलो, है ना, व्यवस्था बदल के दिखाओ। इसीलिए महारानी विक्टोरिया का शासन, सीधा शासन भारत में शुरू हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का समापन हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 में बनी महारानी एलिजाबेथ के चार्टर से, जिसमें 213 भागीदार थे, उसमें एक महारानी खुद भी भागीदार थी। ध्यान समझना, महारानी भी भागीदार थी ईस्ट इंडिया कंपनी में, इसीलिए महारानी ने इतनी स्वतंत्रता दे रखी थी। राजा का भी इसमें शेयर था। और धीरे धीरे आप देखेंगे 1857 की क्रांति के बाद स्थितियां बदल गई। और फिर दूसरा चरण अगर आप देखें तो 1857 से 1947। ठीक है, अगर हम ये बात करें कि तीसरा चरण, तो आजादी के बाद का भारत भी आपको पढ़ना है। पढ़ना है ना, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो उसके बाद 1947 से मोटे तौर पर 1991 का 91 तक, या हम ये कह सकते हैं आज तक, आजादी के बाद का भारत। आजादी के बाद का भारत, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तमाम समस्याएं, रियासतों का एकीकरण करना, देश को कैसे एकीकृत किया जाए, जाति समस्या, भूमिपुत्र समस्या, ये समस्या, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, देश बटा ही था संप्रदायवाद के नाम पे, ये समस्या है। आजादी के बाद का भारत
क्या क्लियर है? अब मैं कुछ आपको नए ट्रेंड पे कुछ बातें बता रहा हूं कि लगभग एक पहले का माहौल ये था कि लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ लेते थे, हल्का फुल्का एंशियंट और मध्यकाल पढ़ के एग्जाम दे आते थे। अब ऐसा नहीं चलेगा। 2019 से लगातार ट्रेंड में बदलाव दिखाई दे रहा है। आप एंशियंट को और मध्यकाल को हल्के में नहीं ले सकते। आपको पूरी होलिस्टिक समझ बनानी पड़ेगी, एक वृहद समझ बनानी पड़ेगी इतिहास विषय को लेकर। समय इसमें लगता है, समय लगाना भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो 18 से 19 प्रश्न लगभग पूछे जा रहे हैं। और अगर आप देखें तो पहले जो 18 से 19 प्रश्न में से 8 से 9 प्रश्न मॉडर्न इंडिया से आ जाते थे पहले। तो लोग ये कहते हैं आधे से ज्यादा वेटेज मॉडर्न इंडिया का है। 40 साल का यही आपको एनालिसिस दिखाई देगा, जो ट्रेंड दिखाई देगा कि मॉडर्न इंडिया से प्रश्न ज्यादा आते हैं। लेकिन 2019-2020 में अगर आप देखेंगे तो 2019 में 8 प्रश्न आए मध्यकाल से, और जो लोग एग्जाम देने गए वो धाराशाही हो गए। एक ही 2 प्रश्न पे फाइट होती है, काम हो गया समाप्त। हर आदमी को यही समझाया जाता है स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए और ये पढ़ लीजिए, एकदम उसी को 10 बार पढ़िए। अरे भाई ये समय नहीं है, पहले अपने आप जो सिलेबस पे कमांड करिए, अपने आप सिलेबस को समझना पड़ेगा। 2020 में एंशिएंट भारत से प्रश्न नहीं आते थे, 8 प्रश्न 2020 में पूछ दिया प्राचीन भारत से। अब आप बताइए क्या ट्रेंड लेंगे? पूरे सिलेबस में आपके लिखा भारत का इतिहास। हाँ, पूछेगी यूपीएससी, कुछ भी पूछे, ठीक है। आपको अच्छी पकड़ किस पे बनानी है? अगर आप देखिए, वैसे अगर हम पूछें तो कोई भी टॉपिक पढ़ें तो सबसे अच्छी पकड़ सांस्कृतिक विकास पर बनानी है, कल्चर के डेवलपमेंट पर, सोसाइटी के ऊपर बनानी है, इकोनॉमिकल सिस्टम पे बनानी है। राजनीति और नीति सब गया, अब कई अप्रोच आ चुके हैं। कौन राजा था, किसने क्या किया? अब राजा महान हो जिसने आम जनता के लिए किया हो, उस राजा का होगा नाम। अशोक का नाम क्यों है? क्योंकि जन का राजा है नहीं निरंकुश। लेकिन वो क्या स्टेटमेंट, आप उसके स्टेटमेंट देखो ना। वो कहता है राज्य के अधिकारियों से कि मैं अगर किसी भी कार्य में व्यस्त हूं, कोई भी काम कर रहा हूं, मेरे राज्य के अधिकारी कभी भी मुझसे मिल सकते हैं। जैसे एक पिता अपने पुत्रों के लिए चिंतित होता है, वैसे ही मैं अपनी जनता के लिए चिंता करता हूं। यह राजा कह रहा है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। आज भी सरकार से यही अपेक्षा की जाती है कि सरकार वेलफेयर के काम करे। अशोक ऐसे ही महान नहीं बोला जाता। हमारा रिसर्च भी अशोक के ही टॉपिक पे है, भारत के सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण में अशोक का योगदान, कि भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक एकीकरण में, यूनिफिकेशन में अशोक ने क्या योगदान दिया। हर चीज आपको दिखाई देगी। एक निरंकुश होते हुए भी जनता का है वो, हर प्रकार की सीख दे रहा है, इथिकल वैल्यूज दे रहा है। हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, हमें अपने जो गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, अपने धर्म की अत्यधिक प्रशंसा और दूसरे धर्म की निंदा हमें नहीं करनी चाहिए। आज ही तो हो रहा है। आज जो समस्याएं हैं वो क्यों हैं? हम अपने धर्म की खूब प्रशंसा करते हैं और दूसरे की निंदा करते हैं। वो यही कहता है कि जो अपने धर्म की प्रशंसा करता है, दूसरे की निंदा, वो मुख्यतः अपने धर्म को ही छोटा बना रहा होता है। आडंबरपूर्ण यात्राओं पर प्रतिबंध लगाने की बात करता है, स्वर्गारोही यात्राओं पर रोक लगाने की बात करता है, राज्य के अधिकारियों को निर्देश देता है कि तुम जाकर समय समय पर
जेलों का निरीक्षण करो, जिनका आचरण अच्छा उनको छोड़ दो। आज भी तो ये सरकार कर रही है, कर रही है, नहीं कर रही है? अशोक का लाट आप क्यों लगा के चलते हो? अशोक महान है, अशोक ने कुछ किया है। अशोक एक महा कट्टर शासक था, कट्टर से भी कट्टर था। 1.5 लाख लोगों की गर्दन उतार दी थी उसने कलिंग के युद्ध में। कई लाख लोग मारे गए थे, हर तरफ खून की ही धार। तब अशोक को समझ में आया कि इससे कुछ मिलेगा नहीं मुझे, और जब मिलेगा नहीं तो मैं क्यों खून बहाता हूं। उसी समय अशोक ने हथियार रख दिया। अशोक ने कहा, आज से मैं भेरी घोष को त्यागता हूं, धम्म घोष की शरण में जाता हूं। धर्म है मेरा जीवन। और जब तक अशोक जिया तब तक उसे तलवार उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, इतना भय व्याप्त था उसका। तो इतिहासकार रोमिला थापर लिखती हैं कि अशोक की शांति की नीति ने ही मौर्यों का विनाश कर दिया। अरे भाई, शांति की नीति ने नहीं विनाश किया, योग्य उत्तराधिकारी नहीं होंगे तो विनाश हो ही जाएगा। औरंगजेब के बाद अगर कोई योग्य व्यक्ति मुगलों में आ गया तो अभी तो मुगल चलते, कम से कम 100 साल और चलते, तब तक आजादी की बात आ जाती, पूरी दुनिया में बदलाव होते, भारत में भी हो जाते। सोना तो नहीं जाता, कम से कम सोना ही सब चला गया भारत का। भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में होता। आप ऐसे समझिए, अगर यहां से जितना सोना गया है, दादा भाई नरोजी, आरसी दत्त, एमजी रनाडे सब ने बताया है धन का निष्कासन कैसे भारत से किया गया, ड्रेन ऑफ वेल्थ। कुछ लोग तो कहते हैं अंग्रेज इतने बेरहम थे कि अपने रोगी का ऐसा इलाज कर रहे थे, भारत ऐसा रोगी था, इसका ऐसा इलाज कर रहे थे कि उनको यही नहीं पता कि ये किस अवस्था में भारत के लोगों को छोड़ेंगे। आरसी दत्त लिखते हैं कि भारत के घाव को कभी सूखने ही नहीं दिया गया, हमेशा चोट को सूखने नहीं दिया गया। आज ब्रिटेन या कोई भी देश अमीर है जो, तो उसके पीछे का आधार क्या है? भारत का भी पैसा लगा हुआ है। आज आप खड़े हैं बढ़िया बढ़िया इमारत बनाकर, पैसा तो हमारा लगा है, तो खड़े तो आप रहेंगे ही। हम लेकिन हमारे अंदर अपनी जी बैठता है कि हम फिर से खड़े हो जाएंगे, हम जिएंगे शावक, और फिर हम ऐसे भी जी रहे हैं। भारत देखिए, आज जिसको जितना दबाया गया है, ये इतिहास का नहीं, ये पूरे नेचर का नियम है। भारत जितना दबाया गया, भारत उतना ही उठेगा भी। विश्व एक दिन ये मानेगा कि भारत विश्व की महाशक्ति है, और लोग मान रहे हैं। अब इतना दबा चुके हैं इसको लोग कि अब इससे ज्यादा भारत कभी दब नहीं सकता, भारत के उठने का ही समय है। भारत की संतति जो है, ये बहुत महान लोग हैं यहाँ के। आप सब बहुत महान हैं कि आप भारत में जन्मे हैं। और अगर आपको महानता पर संदेह है तो अभी आप इतिहास जानते नहीं। आजादी के लिए यहां आपके उम्र के लोग फांसी चढ़ गए। अभी आपसे कोई कहे तो खरोच नहीं लोगे तुम। आप ये सोचिए ना, ये है विचारों का खेल। हमारा ये जो मस्तिष्क है ना, इसी से चलता है, विचारों से। विचार बड़े महान होते हैं, सारा खेल विचारों का है। और यहां इतिहास हमें विचार ही देता है कि कभी ऐसी घटना घटे, कोई ऐसी परिस्थिति हो, तो इतिहास हमने पढ़ा है, हमने देखा है कि विश्व में, भारत में अलग अलग घटनाक्रम में कभी क्या ऐसा हुआ तो क्या निर्णय आए, और उन निर्णयों ने क्या हमारे ऊपर असर डाला। और अगर आज हम इसी चीज को हवा देंगे, जैसे 1906 में मुस्लिम लीग जब स्थापित किया गया, तो अंग्रेजों ने क्यों किया स्थापित? हिंदू मुसलमान अगर एक रहेंगे तो 1857 की क्रांति में समस्या हो चुकी थी, भारत पहले छोड़ना पड़ जाता। इसीलिए उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग राष्ट्र बताना शुरू किया कि तुम दोनों अलग हो, तो हम तो जाएंगे ही और तुम्हें भी ले जाएंगे। यही तो किया गया। पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जिस दिन अंग्रेज जा रहे थे, एक दिन पहले पाकिस्तान बटा, तब वो गए, एक ऐसा देश देकर गए जिसके असंख्य टुकड़े होने की संभावना थी। आप कहते हैं हम बड़े अच्छे हैं,
आपकी अच्छाई तो भारतीय लोगों को ही पता है। बाल्कन प्लान था यहां का। बाल्कन प्लान का मतलब क्या है? यूरोप में अलग अलग हिस्से जैसे तोड़ने का था, वैसे ही भारत को अलग अलग हिस्सों में तोड़ने का प्लान था। लेकिन संयोग भारत के साथ था। तो जो भी रियासतें उड़ रही थी, उन सारी रियासतों को पकड़ लिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा लौह पुरुष मिला, कहा कि ऐसा है उड़ने नहीं देंगे किसी को, सबको पकड़ के बिठा दिया पिंजरे में, आओ चलो सब यहां। फिर यूनिफिकेशन हुआ भारत का। 560 से ज्यादा रियासतें जिनका एकीकरण किया गया। तो आप देखेंगे कि इतनी जो रियासतें हैं जिनका एकीकरण करना यह आसान काम नहीं था। अंग्रेजों ने रियासतों को कहा था आप चाहें तो भारत में रहें या पाकिस्तान में या स्वतंत्र रहें। इस कहने का मतलब यह है कि भारत को बनने से पहले ही न बनने दिया जाए। नहीं, भारत फिर भी बना, और भारत आज अपनी आजादी के जो 75 साल पूरा कर चुका है, और अभी और आगे जाना। आप एक नए युवा देश में हैं, लेकिन हम जो हैं भूल चुके हैं सब इतिहास। हमको कोई मतलब नहीं। इतिहास पढ़ाने वाले भी मरे हुए हैं, और इतिहास जो लोग पढ़ते हैं उनको भी कुछ नहीं पता। इसीलिए हमने इतिहास को एक अलग तरीके से समझाने का प्रयास किया है कि इतिहास हम जब भी पढ़ें तो ये देखें कि क्या क्या चीजें जरूरी हैं। अगर हम बात कर रहे थे तो हमने ये कहा था समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था किसी भी कालखंड में महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सांस्कृतिक पक्ष, कला के रूप जैसे स्थापत्य, आर्ट एंड कल्चर में इसमें स्थापत्य का, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, नृत्य, नाटक, शिल्प, लिटरेचर, धर्म, दर्शन, शिक्षा, जिससे हम कुछ सीख सके ना, वो चीज पढ़ेंगे। अनावश्यक क्यों पढ़ेंगे? इसीलिए हम पढ़ते हैं इंडियन हेरिटेज, भारत की विरासत, जिसको हमें सजो के रखना है। ये आपके उसमें भी है, मौलिक कर्तव्यों में भी हम अपनी विरासत को सजो कर रखेंगे, है ना। तो हमने ये सारी चीजें देखनी है। तो ये सारी बातें क्या आपको क्लियर है? बोलो। अगर आप आधुनिक भारत की बात करते हो तो इसमें हम आपके जो सिलेबस में क्या लिखा है, घटनाएं, व्यक्तित्व, मुद्दे, एकीकरण और सुदृढ़ीकरण, 4 शब्द लिखे हैं कि घटनाएं क्या क्या घटी हैं। इसके अलावा ये लिखा है कि व्यक्तित्व कौन कौन से हैं। तो बहुत सारे व्यक्तित्व आपके सामने मैंने हल्के हल्के खोले। जैसे जो सुभाष चंद्र बोस का व्यक्तित्व थोड़ा सा मैं चर्चा कर दूं, क्योंकि अब उनके ऊपर प्रश्न आने वाला है। कर्तव्य पथ अब उनके नाम पे हो गया है, अब उन पे प्रश्न बनेगा। अभी फाइल भी खुलने वाली है और जल्दी फाइल खुल जाएगी इलेक्शन से पहले, और फिर ये पता चलेगा कि वही गुमनामी बाबा जो अभी मरे हैं वही है सुभाष चंद्र बोस। इसका मतलब नेहरू ने जानबूझकर जो है सुभाष चंद्र बोस को नहीं उठने दिया। क्या सुभाष चंद्र बोस का व्यक्तित्व तो हल्का था क्या जवाहरलाल नेहरू जी से? बड़ा व्यक्तित्व था, क्रांतिकारी व्यक्तित्व था। सुभाष चंद्र बोस को जब तुम पढ़ो तुम्हारा खून गर्म हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस थे, आईसीएस की परीक्षा पास करने वाला आदमी, कलकत्ता का मेयर रहा हुआ, सीआर दास के शिष्य। सीआर दास उस समय बहुत बड़े व्यक्ति थे, अलग से बोगी चला करती थी सीआर दास के लिए अंग्रेजों के समय में, इतने बड़े एडवोकेट थे। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी की पसंद नहीं थे, इसलिए पीछे रह गए। वैचारिक बड़ा अंतर था, इसीलिए उनका कैरियर ही समाप्त हो गया। कैरियर, चूंकि महात्मा गांधी जी के साथ भी अपनी समस्याएं थी। जब मैं आपको बताऊंगा गांधी, तो बताऊंगा कि गांधी की पर्सनालिटी में बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी कि अपने आगे वो किसी को नहीं लगाते थे। तरीका उनका अलग था।
सुभाष चंद्र बोस का तरीका अलग था। तो सुभाष चंद्र बोस को अगर आप देखेंगे तो उनके बारे में बहुत सारी चीजें हैं। उन्होंने जब देखा कि अंग्रेज जो समस्या में हैं, तो अंग्रेजों के ऊपर अभी प्रहार करने की जरूरत है देश की आजादी के लिए, गांधी जी ने कहा नहीं नहीं, अभी अंग्रेज समस्या में हैं, यूरोप में उलझे हुए हैं, विश्व युद्ध चल रहा है, क्यों मजाक करते हो, अभी नहीं। उन्होंने कहा नहीं, अभी क्यों नहीं, अभी ही। इसीलिए वो हिटलर से भी मिले जाके। हिटलर ने कहा भैया नेताजी, तभी से उनका नाम पड़ गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस। फिर वो गए जापान, और फिर लोग वहां से एक नई कहानी बना दी गई कि वो सिंगापुर जा रहे थे, रास्ते में हवाई जहाज जो है उनका प्लेन क्रैश हो गया और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। वो सुभाष चंद्र बोस जब अंग्रेजों के समय में अपने घर से कितने रूप बदलकर भागे थे, वो सुभाष चंद्र बोस इतने जल्दी मरने वाले नहीं थे, लेकिन समय से पहले ही कुछ लोगों को मार दिया जाता है जीते जी, क्योंकि उनका जीना दूसरे के लिए खतरा है ना। अगर आप देखें उनके व्यक्तित्व को देखें तो 2 अधिवेशन, त्रिपुरी और हरिपुरा, दोनों अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ही अध्यक्ष थे। लेकिन जो दूसरा अधिवेशन था उसमें महात्मा गांधी के समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया सुभाष चंद्र बोस के सामने लड़े थे, और सबको यह विश्वास था कि सीतारामैया जीत जाएंगे, लेकिन युवाओं का जोश सुभाष चंद्र बोस के साथ था। जो नहीं होना था वही हो गया। सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार भी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, गांधी जी के मना करने के बाद भी, लोगों को कहने के बाद भी। गांधी जी इतने नाराज हुए, इतने नाराज हुए, उन्होंने कहा कि अब पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं है, मेरी व्यक्तिगत हार है, और मैं अब कुछ भी निर्णय ले सकता हूं, यहां तक कि कांग्रेस भी छोड़ सकता हूं। और गांधी जी भीष्म थे कांग्रेस के, याद है भीष्म, कांग्रेस कुछ नहीं थी। गांधी जब 1915 में आए तो कांग्रेस पर कोई आधार नहीं था, आधार बना ही महात्मा गांधी के कारण। अब कांग्रेस सत्ते में आ गई, अध्यक्ष को पार्टी से निकाल दिया गया, इतनी बड़ी विडंबना। तब सुभाष चंद्र बोस ने एक नई पार्टी बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक, 1939 फॉरवर्ड ब्लॉक, और उसके तहत देश की आजादी की लड़ाई लड़ना शुरू किया। फिर आजाद हिंद फौज, फिर सेना, फिर सारी चीजें, फिर उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो से, फिर जब बोले रेडियो से तब भी बोले महात्मा गांधी को ही राष्ट्रपिता, आजादी की आखिरी लड़ाई शुरू हो गई है जिसमें हम आपके आशीर्वाद के आकांक्षी हैं। एक आदमी जो है खत्म करने पे लगा और एक आदमी जो है आशीर्वाद के लिए लगा है। तो यहां पर दोनों के साध्य एक थे लेकिन साधन अलग अलग थे। इसलिए महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में समस्या थी, और आज अभी वर्तमान में ऐसे ही लोग जिनको स्थान कम मिला था उनको स्थान मिल रहा है, चाहे स्टैचू ऑफ यूनिटी हो, चाहे कर्तव्य पथ के सुभाष चंद्र बोस हो। तो इतिहास में यह भी आपको देखना पड़ेगा कि किसका कैरेक्टर उठ रहा है और किसका दब रहा है। प्रश्न यहां से पूछे जाए। ठीक है, आज के लिए यहीं रुक जाओ, और फिर हम लोग चर्चा करेंगे एक किसी स्पेसिफिक टॉपिक से, या तो एंशिएंट से शुरू कर लेंगे या मॉडर्न से शुरू कर लेंगे, वो हमारे ऊपर है, वो जिस पे शुरू कर ले। ठीक है, चलो।